हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गिल्टी। कहानी की शुरुआत जो बेलर को दिखाते हुए होती है, जो कॉल पर बात कर रहा होता है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट 911 में एज ए कॉल ऑपरेटर काम करता है और यहाँ पर नाइट शिफ्ट करता है। जो पहले एक पुलिस डिटेक्टिव हुआ करता था, लेकिन 8 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे जो का डिमोशन हो गया और उसे कॉल सेंटर में काम करना पड़ रहा है। इसी वजह से जो पर एक कोर्ट केस भी चल रहा है। अगले ही दिन केस की आखिरी सुनवाई होने वाली होती है, जिसमें अगर जो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो वो ये केस जीत जाएगा और उसको वापस अपनी डिटेक्टिव वाली पुरानी जॉब मिल जाएगी। इस केस के कारण जो की पत्नी जेस बेलर अपनी बच्ची के साथ अलग रहने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो अपनी बेटी से बात करने के लिए जेस को फोन करता है, पर जेस फोन नहीं उठाती। जो इन सब से थक जाता है और एक कॉफी का ब्रेक लेता है। कॉफी पीने के बाद जो जब वापस जाता है तो उसे एक औरत का कॉल आता है। वो औरत अपना नाम एमिली बताती है। एमिली अपने बेटे का नाम लेकर रो रही होती है और ऐसे बात करती है कि जैसे उसने अपने बेटे को फोन लगाया है। जो को ये सब मजाक लगता है, क्योंकि लोग अक्सर इस तरह के झूठे फोन करते रहते हैं। जो कॉल काटने ही वाला होता है, पर तभी उसको एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो एमिली पर चिल्ला रहा होता है। अब जो को लगता है कि उस आदमी ने एमिली को किडनैप किया है। जो एमिली से कहता है कि वो समझ चुका है कि तुम मुसीबत में हो। अब जो उससे कुछ सवाल पूछता है, जिसका जवाब एमिली को हाँ या फिर ना में देना होगा, ताकि किडनैपर को शक ना हो। जो एक एक करके एमिली से जानकारी लेना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एमिली के किसी अपने ने ही उसे किडनैप किया है और वो उसे व्हाइट कलर की वैन में शहर से बाहर ले जा रहा है। पर जो को एमिली की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती है, इसलिए जो कॉल को होल्ड पर रख देता है और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को कहता है कि शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दो और वहाँ से निकलने वाली सभी व्हाइट वैन की तलाशी लो। जिस पर पेट्रोलिंग टीम वाले कहते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में इमरजेंसी की सिचुएशन है। पास के जंगल में आग लगने की वजह से सभी लोग अपनी गाड़ियों से जल्दी शहर से बाहर निकलना चाहते हैं और हम किसी एक की जान बचाने के लिए सभी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। किसी भी तरीके से हाईवे को बंद नहीं किया जा सकता है। अब जो परेशान हो जाता है, तभी उसको एमिली का कॉल आता है और एमिली जो से बात करते समय गलती से वैन शब्द का इस्तेमाल कर लेती है, जिससे किडनैपर को एमिली पर शक हो जाता है और वो आदमी उससे फोन छीन लेता है। अब जो को चैन की सांस तभी आएगी जब वो एमिली को बचा लेगा और इसके लिए जो को एमिली की गाड़ी का नंबर चाहिए। जो एमिली के मोबाइल नंबर को पुलिस के डेटाबेस में डालता है, जिससे एमिली के घर का एड्रेस और घर के मोबाइल नंबर का पता चल जाता है। जो उस नंबर पर कॉल करता है तो फोन 5 साल की एक छोटी बच्ची उठाती है, जो कि एमिली की बेटी होती है, जिसका नाम एबी है। वो डरी हुई है और जो को बताती है कि घर पर कोई नहीं है, सिर्फ वो है और उसका छोटा भाई ओलिवर, जो कि अभी सो रहा है। वो जो को ये भी बताती है कि थोड़ी देर पहले उनके पिता भी घर आए थे, जिनका नाम हेनरी फिशर है, और उनके हाथ में एक चाकू था। फिर वो एमिली को अपने साथ लेकर कहीं चले गए। इससे जो को पता चल जाता है कि एमिली को उसके एक्स हस्बैंड हेनरी ने ही किडनैप किया है। एबी जो को हेनरी का मोबाइल नंबर देती है और उस नंबर से जो गाड़ी का नंबर पता कर लेता है, जिसके बाद वो हेनरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करता है, जहाँ पर ढेर सारे केसेस होते हैं। हेनरी जाते जाते एबी से ये भी कहता है कि ओलिवर को अभी मत जगाना, जो उसे समझाता है कि थोड़ी देर में वो उसके घर पर पुलिस को हेल्प के लिए भेज रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 911 पर कॉल करके कह देना कि जो से बात करनी है। अब वो अपने सीनियर मिलर को फोन लगाकर कहता है कि जल्दी से एक यूनिट हेनरी के पीछे भेजो, जबकि एक यूनिट एबी और ओलिवर को उनके घर से निकालने के लिए भेजो। जिस पर उसका सीनियर उससे कहता है कि वो सिर्फ एबी को बचाने के लिए यूनिट भेज सकता है। मिलर उसको ये भी समझाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ कॉल ऑपरेटिंग के लिए रखा गया है और कल तुम्हारे केस की सुनवाई है। मैंने तुम्हारे लिए झूठे गवाहों को तैयार कर दिया है, तुम सिर्फ अपने केस पर ध्यान दो। जो मिलर की इन बातों को सुनकर शांत हो जाता है। उसे अपने पुराने केस की झलक याद आने लगती है। जो एमिली को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। फिर वो अपनी वाइफ जेस को कॉल लगाता है और उसको सुबह कोर्ट आने के लिए कहता है। जेस झूठी गवाही देने के लिए पहले तो राजी नहीं थी, फिर जो के बार बार कहने पर और उसकी मानसिक हालत पर तरस खाकर वो गवाही देने के लिए हाँ कर देती है। जो की लाइफ में काफी अकेलापन है और जो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता है। जो एमिली की कॉल का इंतजार करता है, लेकिन जब एमिली का फोन नहीं आता तो वो सीधा हेनरी को फोन लगाता है, लेकिन हेनरी के फोन उठाने पर उसकी आवाज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक क्रिमिनल है। जब हेनरी बातों को गोल गोल घुमाने लगता है तो जो उससे सीधा पूछ ही लेता है कि तुम एमिली को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हो।
पर तभी हेनरी फोन काट देता है। अब जो अपने कलीग ऑफिसर रिक को फोन करता है, जो कि नशे की हालत में एक बार में बैठा होता है, जो उसे समझाता है कि उसे ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उसे कल कोर्ट में गवाही देनी है। लेकिन तभी रिक फोन पर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि वो काफी डर गया है क्योंकि उसे कोर्ट में झूठी गवाही देनी है और अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। जिस पर जो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिसके बाद वो उसे एमिली के केस के बारे में बताता है और रिक को एमिली के घर भेजता है ताकि रिक पता कर सके कि हेनरी एमिली को कहाँ लेकर गया है। तभी एक फीमेल ऑफिसर बताती है कि एक छोटी बच्ची का कॉल आया था जो कि जो से बात करना चाहती है। जो समझ जाता है कि ये कॉल एबी का है। एबी उसे बताती है कि दरवाजे पर कोई आया है, जो उसे कहता है कि वो मैंने ही पुलिस को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तब जाकर एबी दरवाजा खोलती है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि एबी के कपड़ों पर खून लगा है जो कि उसका नहीं है और घर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि ये खून उसके छोटे भाई ओलिवर का है। इसका मतलब ओलिवर सो नहीं रहा था बल्कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके पेट में चाकू को बार बार मारा गया था। जिसके बाद फिर से कॉल कट हो जाती है क्योंकि जो की शिफ्ट खत्म हो गई थी। लेकिन जो अपनी कुर्सी को अब तभी छोड़ेगा जब वो एमिली को बचा लेगा। इसीलिए जो एमिली को फोन करता है और उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ बैठी हो और हेनरी कहाँ पर है। एमिली कहती है हेनरी गाड़ी चला रहा है और मैं उसके पास आगे की सीट पर बैठी हूँ। फिर जो पूछता है कि क्या हेनरी ने सीट बेल्ट लगा रखी है। तब एमिली जवाब देती है नहीं। जो कहता है कि सबसे पहले तुम अपना सीट बेल्ट लगाओ और बाद में हैंड ब्रेक को खींच दो। जब एमिली ऐसा करती है तो कार क्रैश नहीं होती और हेनरी एमिली को कार में पीछे डाल देता है। अब जो एमिली से दोबारा पूछता है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई भारी चीज है। एमिली के पास ईंट होती है। जो कहता है कि जैसे ही हेनरी कार रोककर तुम्हारे पास आएगा तुम उसे जितना जोर से हो सके उतनी जोर से इस ईंट से मार देना क्योंकि हेनरी यही डिजर्व करता है। तभी बातों ही बातों में एमिली कहती है कि हेनरी इतने गुस्से में क्यों है। मैंने तो बस ओलिवर के पेट से सांप ही तो निकाले थे, लेकिन उससे देखो ओलिवर की तबीयत ठीक है और अब वो रो भी नहीं रहा। ये सब सुनकर जो हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो एमिली से कहता है कि मुझे और भी ज्यादा डिटेल में बताओ कि क्या हुआ था। एमिली बताती है कि ओलिवर सुबह से रो रहा था क्योंकि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। इसलिए मुझे लगा कि शायद उसके पेट में सांप चला गया है, जिसे बाहर निकालने के लिए मैंने चाकू से उसके पेट को फाड़ा, जिससे ओलिवर शांत हो गया और उसने रोना भी बंद कर दिया। ये सुनकर जो हैरान का हैरान रह जाता है। उसे पता चल जाता है कि हेनरी की कोई गलती नहीं है। दरअसल ओलिवर को एमिली ने मारा था। हेनरी तो अपनी बच्ची को बचाने के लिए एमिली को दूर ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एमिली को किसी तरह का पछतावा नहीं होता है क्योंकि जो ने कहा था कि हेनरी यही डिजर्व करता है। अब जैसे ही हेनरी एमिली के पास जाता है तो वो ईंट को जोर से उसके सर पर मारकर भाग जाती है, जिसे जो भी सुन रहा होता है और इन सब को सुनकर उसके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें गलती जो की ही थी। जिसके बाद उसको रिक का फोन आता है और वो जो को बताता है कि एमिली पहले एक मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट थी। हेनरी के पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए एमिली की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और हेनरी उसे मेंटल हॉस्पिटल ही ले जा रहा था। यानी इस सब की वजह एमिली है, ना कि हेनरी। एमिली की मानसिक हालत खराब होने के कारण उसे लगता है उसने ओलिवर के पेट से कीड़े निकालकर उसकी हेल्प की है और जिससे जो को लग रहा था कि वो एमिली की हेल्प कर रहा था। लेकिन अब जो हेनरी को कॉल लगाता है। हेनरी के सर से बहुत खून निकल रहा था। वो बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि उसका बेटा ओलिवर मारा जा चुका था। उसे तो बस अपनी बेटी के पास जाना था। थोड़ी देर बाद फिर कॉल कट हो जाता है। जो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि अगर उसने इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया होता तो आज हेनरी एमिली को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देता और ऐसा हादसा होने से बच जाता। जो एमिली को फोन लगाता है, लेकिन एमिली उसके फोन का कोई जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर जो को आकर कहता है कि तुम्हारे लिए एक फोन आया है और वो फोन किसी और का नहीं बल्कि एमिली का होता है। एमिली बताती है कि वो इस वक्त एक हाईवे ब्रिज पर है और बातों ही बातों में एमिली की नजर अपने कपड़ों पर पड़ती है। उसे बहुत सारा खून नजर आता है। वो जो से पूछती है कि मेरे कपड़ों पर जो खून लगा है वो किसका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने किसी का खून कर दिया। जिसके बाद उसे अपने बच्चों की याद आती है। उसे पता चलता है कि उसने ही ओलिवर को मारा है। एमिली फूट फूट कर रोने लगती है और जो से कहती है कि मैंने अपने ही बेटे को मार दिया, इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। एमिली कहती है कि वो इस फ्लाईओवर से कूदकर अपनी जान देने वाली है,
तभी जो पुलिस को एमिली के पास मदद के लिए भेज देता है और एमिली से कहता है कि अभी भी लोग तुमसे प्यार करते हैं और तुम मरना डिजर्व नहीं करती क्योंकि तुमने बेकसूर लोगों को नहीं मारा। अगर किसी को मरना चाहिए तो मुझे, क्योंकि सारी गलती मेरी ही है। इतना कहकर जो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और एमिली को बताता है कि 8 महीने पहले उसने एक 19 साल के बेकसूर लड़के जेकब को गोली मार दी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जो कहता है कि कल कोर्ट में मेरी सुनवाई है और मैं झूठे गवाह साबित करने वाला हूँ कि मैंने उस बच्चे को नहीं मारा। अब देखा जाए तो एमिली और जो दोनों की हालत एक जैसी ही है। उनकी मानसिक हालत खराब है, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। एमिली को जब सच पता लगता है तो उसे पछतावा होता है और वो खुद को सजा देना चाहती है। वहीं दूसरी ओर जो को पता है कि उसने जेकब को मारा है, पर फिर भी वो खुद को गिल्टी नहीं मानता। इसी वजह से जो की पत्नी उससे दूर रहती है। जो ने 8 महीने में पहली बार किसी से खुल के बात की है, जिससे उसका मन काफी हल्का हो गया। तभी एमिली के पास पुलिस वाले आ जाते हैं और सायरन की आवाज सुनते ही एमिली फिर से परेशान हो जाती है और कहती है कि अब वो मरने वाली है। इतना कहते ही वो फोन काट देती है। जो रोने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसकी गलती से ही एमिली ने फ्लाईओवर से कूदकर जान दे दी। बार बार फोन लगाने पर पुलिस वाले फोन उठाते हैं और कहते हैं कि एमिली कूदने ही वाली थी, लेकिन हमने उसे बचा लिया। ये सुनकर जो की जान में जान आती है क्योंकि आज उसकी वजह से किसी की तो जान बच पाई थी। उसकी ये खुशी और भी ज्यादा जब हो गई जब उसको ये पता चला कि ओलिवर अभी जिंदा है और वो आईसीयू में एडमिट है। जो ने आज 2 जाने और एक परिवार को बिखरने से बचा लिया था, पर एक परिवार को उसने 8 महीने पहले उजाड़ दिया था। जो को अब अच्छे और बुरे के बीच का फर्क समझ में आने लगा था। वो अपने बुरे काम को याद करता है, उनके लिए प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए वो रिक को फोन करके कहता है कि कल सुबह कोर्ट में झूठी गवाही मत देना, जो कुछ भी हुआ था वो सच सच बता देना। रिक कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें जेल हो सकती है, तुम अपनी बेटी से भी नहीं मिल पाओगे। जो इन सब का अंजाम जानता था, लेकिन फिर भी वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक एक गवाहों को फोन करता है और उनको कोर्ट में सच कहने के लिए कहता है। अंत में जो एक न्यूज जर्नलिस्ट को फोन करके उसे अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। कोर्ट में फैसला जो के खिलाफ आता है, लेकिन फिर भी वो आज खुश था क्योंकि उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। और इसी खुशी के साथ जो की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।